नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज मैं आपके लिए हिंदी के प्रश्नों को लेके आई हूँ। आज हम सीटेट 2019 का जो हिंदी का पेपर है, इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम पूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ेंगे और आप प्रश्न कैसे गद्य और पद्य दोनों से छांट सकते हो, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो पर आप लाइक कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। वीडियो कैसी लगती है ये भी बताया करें। चलो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है और मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं कि सीटेट की तैयारी आप कैसे कर सकते हो, तो आप उन वीडियो को अवश्य देखें। आपको प्लेलिस्ट में जाके सीटेट की तैयारी कैसे करनी है और मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी तक आपको लगवाए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप उन पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें और इसे हम शुरुआत करते हैं। समय आपके पास बहुत कम है, तो तैयारी अपनी बेस्ट करिए। आपको चांस नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ जल्द जल्द निकलती जा रही हैं। अभी ये देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है गद्यांश और पद्यांश। ये हमारे दो आते हैं, तो हम गद्यांश को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आप गद्य पढ़ा करें तो आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले यानी आप जब पढ़ते हो तो आपको यानी आपको ये एक दो बार जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको 2 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। सीटेट का जो आपका पेपर होता है वो वैसे ही इतना मतलब लॉन्ग आता है। इसमें आपका पढ़ने में टाइम बर्बाद हो जाता है एक बार में ही। अगर इसके आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपका टाइम और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जब भी पढ़ें तो आपको ये लगे कि ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ से हमारा प्रश्न बन सकता है और इसका ये उत्तर हो सकता है, तो उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको अंडरलाइन करनी है। जैसे आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। अब देखो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। जैसे ये है आपका पॉइंट कि व्यक्ति को कहीं से भी और कितना भी मिलने के बाद ही क्या नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। ठीक है। और शिक्षा का किस शिक्षा का नतीजा देखा है, तो यानी विकसित विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी एक ऐसी शिक्षा जिसमें विकसित विज्ञान को ज़्यादा चुनौती दी जाती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं। अब देखो यहाँ ये भी आपका एक पॉइंट हो सकता है कि शिक्षा हमने कैसी ग्रहण करी है कि ये मनुष्य का क्या करती है, एक तरफा विकास करती है, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। तो यानी अब ये भी आपका पॉइंट अच्छा हो सकता है। कला शिक्षा को यानी निकाल दिया गया है, यानी बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को उचित स्थान नहीं मिला है। इस तरीके से आप अगर ये अंडरलाइन करते जाते हो तो अंडरलाइन करने से आपको क्या होता है कि जब भी आप प्रश्न पढ़ते हो और फिर उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर ढूंढते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। अर्थात कला प्रवृत्ति सिर्फ 11 साल तक यानी 11-12 साल तक नहीं होती, किशोरावस्था के बाद भी हम मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई कला अवश्य होती है। तो ये भी आपका क्या है, यानी किशोरावस्था के बाद भी यानी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति का प्रकटन उसके अंदर होता है। ये भी आपके पॉइंट बन सकते हैं। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। अब देखो ये आपका मेन पॉइंट हो सकता है कि उन सब की बुनियाद क्या है, यानी ये गणित, भूगोल, विज्ञान, तो इन सब की जो बुनियादें हैं वो क्या है, तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ
जो भावना प्रधान होती हैं पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से नहीं निकल जाती। अभी देखो यानी ये जो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हम गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, ये जो भी हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि साहित्य भी, यानी साहित्य भी अब हम कला के साथ साथ नहीं पढ़ते हैं। साहित्य में हमारे जो रस होते हैं, अलंकार होते हैं, इस तरीके का ना होकर कि अब सब चीज़ हमारी किस पर हो गई है, तार्किक हो गई हैं। ठीक है, और ये हमारे इससे निकलती जा रही हैं, यानी ये केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल रही, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। अर्थात ये जो हमारी भावनाएं हैं, कला प्रेम है, ये मनुष्य के दिमाग से भी निकलता जा रहा है। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढब होती जा रही है। इसको भी आप मतलब अंडरलाइन कर सकते हो। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है। यानी मानस का अर्थ होता है उसका मस्तिष्क, यानी उसका मन। समाज में फूट पड़ रही है और दुनिया ध्वंस करने का जोर चढ़ा है। यानी मनुष्य कैसा होता जा रहा है, वो दुनिया को ध्वंस करने का, यानी जोर में से उसको बुखार चढ़ गया है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। ये हमने सारे अंडरलाइन कर लिए हैं। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर। तो हमारा जो ये है गद्य, ये हमारा क्या दे रहा है, यानी जो हमारा अनुच्छेद है ये किसके बारे में कह रहा है? तो अभी देखो हमने अंडरलाइन किया था, और ये हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? तो आधुनिक शिक्षा का नतीजा यानी विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसका कारण यही कि शिक्षा के स्वाभाविक आवश्यकों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य को एक तरफा विकास करते हैं। यानी हमने शिक्षा का जो स्वाभाविक अंग है, और स्वाभाविक अंग इसमें सबसे ज़्यादा किसकी बात हुई है? तो कला की बात हुई है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर। तो हमारा अनुच्छेद कहता है कला प्रवृत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है। अब देखो अभी हमने अंडरलाइन किया है, तो ये देखो अंडरलाइन से हमें तुरंत ये मिल गया, गणित, भूगोल और इतिहास। ठीक है, ये कैसे हैं? ये सभी हमारे कैसे हैं? तार्किक हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, तर्क प्रधान है। इस तरीके से आप अंडरलाइन जरूर किया करें, क्योंकि आपको आपका समय की बचत होगी, और आपका जो प्रश्न है वो उसका उत्तर भी कभी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। अभी आप एकदम से ऐसे पढ़ने में गलती हो जाती है, ये जैसे हमारा चौथा ऑप्शन है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, तो ये नहीं, हम नहीं पढ़ते हैं, और व्यक्ति विध्वंस की राह पर है, और हम इसी को क्या करते हैं? सीधा टिक कर देते हैं। कभी कभी मतलब जल्दी में ऐसा हो जाता है एग्जाम टाइम। तो इन चीज़ों पर आपको, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, समाज में विभाजन हो रहा है। और ये सभी पॉइंट अभी हमारे अंडरलाइन है, लेकिन मैं आपको बार बार नहीं दिखाऊंगी। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है, पतन का, ज्ञान का, प्रगति का, कर्म का। तो ये हमारा हो गया किसका? नंबर 4, पतन का। यानी किशोरावस्था कहाँ जा रही है? पतन की ओर चल रही है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो हमारा तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक और अभिव्यक्ति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। तो निपात होता है जिस शब्द पर हम बहुत ज़्यादा जोर यानी प्रेशर देके बोलते हैं।
तो इसमें हमने सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पर दिया है, तो इस पर हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया है भी पर, यानी आज की तालीम भी। ठीक है, इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विकसित शब्द में प्रत्यय है। तो कभी भी आप इस तरीके से नहीं जाना है कि ये पीछे से आपका ये सित लगा हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। आपको सित पर नहीं जाना है और ये आपका गलत हो जाएगा। आपका त, तो ये भी नहीं है आपका, और शतान में ये शत भी नहीं है आपका। बिक प्लस इत, और ये मिला के आपका बन जाता है विकसित। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। यानी आपका जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है, तो सीधा सीधा इसका अर्थ है क्या है, दुखद है शिक्षा का नतीजा। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा महत्व हमारे विज्ञान को दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो ये हमारा पद है, यानी कविता दी गई है। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। यानी कभी हिमालय का वर्णन कर रहा है, उसकी गाथा पढ़ रहा है। यानी साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। यानी मेरी जननी, तो जननी कौन है, जननी है भारत। ठीक है, और मेरे भारत के दिव्य भाल यानी मस्तिष्क, भाल का अर्थ होता है मस्तिष्क। मेरे नगपत मेरे विशाल, युग युग अजेह निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निश्चिम व्योम में तान रहे, युग से किसमय माँ का वितान, कैसी अखंड ये चिर समाधि, ये तिवर कैसा ये अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किसी जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपत मेरे विशाल। अब देखो इसमें आप अंडरलाइन करते हुए आपको जाना है, यानी अर्थ इसका समझते हुए आपको अपना काव्य पढ़ना है। साकार बोलते हैं यानी जिसका आकार होता है, यानी जिसका आकार होता है। दिव्य में बड़ा यानी दिव्य है, गौरव, और विराट पौरुष यानी शक्तिशाली, और जननी बताई दिया, हिमकिरीट हिमालय यानी जो बर्फ से ढका हुआ है, और युग युग अजय, अजय का अर्थ होता है जिसे कोई हरा ना सके। ठीक है, और अखंड, इस तरीके से आप इनमें महाशून्य, उलझन। अभी देखो अर्थ करके अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो किस तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको ये सॉल्व करना है, तो मैं बस वही बताऊंगी, वरना मैं इसकी पूरी व्याख्या कर सकती हूँ क्या है, ये सारी चीज़ मैं नहीं बताऊंगी। मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कहाँ कहाँ से आपके ये बन सकते हैं प्रश्न। अब चलो प्रश्नों को देखते हैं। हिमकिरीट का आशय है, अभी देखो ये आपका मैंने लगवाया भी था, ठीक है, अंडरलाइन करवाया था। तो हिमकिरीट का क्या आशय है, ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्णिम मुकुट। तो हिम का अर्थ होता है, ठीक है, हिम का अर्थ होता है बर्फ, और किरीट का अर्थ होता है मुकुट। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा बर्फ का मुकुट। दूसरा हम प्रश्न लेते हैं। नगपति का विग्रह और समास होगा। रत्नों का पति तत्पुरुष, नगों का पति है जो कर्मधार है, नगों का पति तत्पुरुष, नगों का पति है जो ऐसा बहुब्री। तो नगपति, नगपति का अर्थ होता है नगों का पति। ठीक है, नगपति का अर्थ होता है नगों का पति। तो नगों का पति, अब ये रत्नों का पति इसमें दे रहा है ऊपर सबसे फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा नहीं होगा। और फिर है नगों
का पति है जो कर्मधार है, तो कर्मधार है इसमें ये इस तरीके से नहीं होता, ये हमारा तत्पुरुष होता है। नगों का पति है जो, तो ये बहुब्रीहि नहीं है, बहुब्रीहि के हमारे दो अर्थ निकलते हैं, अलग ही अर्थ निकलता है। और नगों का पति, ठीक है, यानी पर्वतों का, तो ये हमारा तत्पुरुष, और ये यही राइट आंसर हो जाएगा। ये नगों का दे रहा है, रत्नों का, लेकिन इसमें नगों का अर्थ है पर्वतों का, यानी जो पर्वतों का पति है और वो हिमालय है, और ये क्या है हमारा तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, युग युग अजेय निर्वंद मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भार, पौरुष के पुंजीभूत ज्वार, साकार दिव्य गौरव विशाल। तो आप इसमें देख लीजिए कि जहाँ भी शक्ति की बात होती है तो शक्ति हमारी किसमें हो रही है, नंबर 3 पौरुष, ठीक है। पौरुष का अर्थ होता है शक्ति, और यानी पुरुषार्थ। अगला प्रश्न, जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो अभी मैंने इसका अर्थ आपको बताया भी था, तो इसका अर्थ है आपका अजेय। निस्सीम शब्द में कौन सी शब्द संधि है, तो इसमें आपको संधि ढूंढनी है अपनी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो यतिवर का अर्थ होता है समाधि में लीन। अगले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं, और अब ये हमारे जो प्रश्न हैं तो ये हमारे शिक्षण से संबंधित है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको भाषा के लिए, यानी भाषा में आपको 30 में से 30 नंबर लाने के लिए अपने शिक्षण कौशलों को और पेडागोजी को बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा। शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं, इस पर मैंने वीडियो आपको दे रखी है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ आपको जो आपके अधगम विकार होते हैं वो भी आपके भाषा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस पर भी वीडियो आपको मिल चुकी है, तो उसे भी आप अवश्य देखें। नोट्स भी आप बना सकते हो आप इन सारी वीडियो से। तो चलो हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसके बोलने की कुशलता का आकलन। यानी स्तर आपका कौन सा है, स्तर है आपका प्राथमिक स्तर, और प्राथमिक स्तर पर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी वो अपनी भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ कर पाता है, किस तरीके से कर पाता है, इस सारी चीज़ों का आपको आकलन करना है। यानी वो बच्चा कितना पढ़ पाता है ये नहीं आपको देखना है, लिखना भी नहीं देखना है, बोलना भी नहीं देखना है, सिर्फ वो अपनी भाषा का प्रयोग कैसे करता है इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, यानी ये आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुतलेख। तो भाषा आकलन में यानी आप बच्चे से कहानी कहलवाने के लिए कहते हो तो आपको पता चलता है, बच्चा जब कहानी कहता है स्वयं से तो हमें पता चलता है कि बच्चा की भाषा का कितना विकास हो रहा है। कहानी लिखना, बच्चा जब स्वयं से कहानी लिखता है तब भी हमें पता चलता है कि वो कहाँ कहाँ किन 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 शब्दों में यहाँ बोलने का जो भाषा आकलन है, यानी कहानी कहने से बच्चे के जो बोलने का आकलन है वो होता है। कहानी लिखने से बच्चा लिखने में कहाँ कहाँ गलती करता है, इसमें भाषा का आकलन होता है। घटना वर्णन, तो इसमें भी बच्चा लिखेगा या फिर बोलेगा, ठीक है, आप मौखिक करवाते हो या लिखित करवाते हो, तो इसमें भी घटना वर्णन है। और श्रुतलेख, श्रुतलेख कहते हैं आप बोल रहे हो और बच्चा सुन के सिर्फ सुन रहा है या लिख रहा है सुन के, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं है, यानी सबसे कम है, बेटर तो है लेकिन इन तीनों के अपेक्षा कम है और हमें कम ही पूछना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का आकलन होता है। ये विचार, यानी इस विचार पर आप कितना सहमत हो, तो इस विचार पर
यानी जब बच्चे आकलन हम करते हैं तो सिर्फ बच्चे की क्षमता का हमें पता नहीं चलता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यानी हमने जिस शिक्षण का प्रयोग किया है, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है, वो कितनी प्रभावशाली है, ये भी हमें, तो सीधी सी बात है, पूर्णतः सही है, इसका भी आकलन होता है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खाली जगह के आधार पर यह जानकारी दी। अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा। यानी किसकी जानकारी उसने उसके अभिभावकों को दी, यानी ये आपको रितिका की जानकारी उसने दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, अच्छा पोर्टफोलियो कहते किसे हैं? खुद का खुद से आकलन, ठीक है, ये इसका अर्थ ये होता है, यानी बच्चे का ब्यौरा। और पोर्टफोलियो की बहुत ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर अनुशंसा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली कक्षा में आपको डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक स्तर पर वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना, इन सब में से आपका क्या है, तो ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से, आप भी कमेंट किया करिए। कुछ प्रश्नों के जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं तो उनके आप भी कमेंट कर सकते हो। यानी पहली कक्षा में, जब बच्चा पहली कक्षा में बैठता है, यानी पहली बार स्कूल आता है और वो सीखता है, तो इस यानी लिखने के अंतर्गत आपका क्या होता है? वाक्य लिखना, शब्द, अक्षर या चित्र बनाना, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्र बनाना। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसमें आपको सबसे कम, ये सबसे कम देखना है आपको। अनुमान लगाना, संदर्भानुसार का अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य, तो सबसे कम है आपका अक्षरों की पहचान। यानी आपको पता होगा, जब भी हम बच्चे को सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाते हैं तो हम उसको बोलना सिखाते हैं, ठीक है, बच्चों को। तो हमारा पढ़ने का उद्देश्य होता है, संदर्भानुसार पढ़ भी होता है, अनुमान लगाना, यानी बच्चा अनुमान भी लगाता है, लेकिन अक्षरों की पहचान धीरे धीरे वो लिख लिख के सीख जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा विकास के जो अर्जन की क्षमता का जो सिद्धांत दिया है वो हमारा किसने दिया है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या ब्रूनर? तो ये हमारा दिया है चॉम्स्की साहब ने, और ये बहुत ज़्यादा आपका पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें आपका कंप्यूटर है, बाल साहित्य है, समाचार पत्र है या टेलीविज़न है, और स्तर है आपका प्राथमिक। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा हमारा मेन हो जाता है बाल साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात कैसी है? अनुचित है, विचारणीय है, निंदनीय है, स्वाभाविक है? तो अपनी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो ये क्या है? स्वाभाविक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है, तो ये क्या है? बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता हमारी नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में, अब इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? अनुपयोगी होते हैं, निरर्थक होते हैं, बाधक होते हैं, सहायक होते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपके कैसे होते हैं? सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है और अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो देखो ये सभी उसने क्या है कि इन दोनों में लगा दिया है, पांचों किन्हें आंखें, ठीक है, तो दोनों, तो इसमें क्या है कि है तो ये गलत, लेकिन वो 5वीं कक्षा में पढ़ती है,
तो उसको चिन्ह का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं जानती, ये आप नहीं कह सकते। उसको प्रयोग करना आता है और प्रयोग के प्रति सजग है, सजग तो नहीं है। और लापरवाह है, लापरवाह भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सामान्यीकरण कर रही है। यानी एक वस्तु को जब हम सीख जाते हैं उसे 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 हम दूसरी वस्तु से जोड़ देते हैं, ये हमारा सामान्यीकरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण। अब इसमें आपको ऐसे टिक कर लिया करो, सबसे यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखनी है। यानी इसमें ऑप्शन में सभी चीज़ें सही होंगी, लेकिन एक सबसे ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, बेटर ही नहीं, बेस्ट, यानी सबसे महत्वपूर्ण आपको देखनी है। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो अब देखो, इसमें लिखित क्षमता को पहचानना है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति और ये पढ़ना, पठन, तो इसमें सबसे हो जाएगा सहज भाषाई क्षमता, यानी उसकी क्षमता कितनी है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो किस तरीके से होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पढ़ने, लिखने, रटने। लिखना भी नहीं बच्चे को आता है और पढ़ना भी नहीं आता है, रटना ये तो आपको करना ही नहीं है, ये तो आपको नेगेटिव पॉइंट होता है। यानी समझने, यानी बच्चा समझता है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने लास्ट प्रश्न पर आते हैं और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। वीडियो पर आप कमेंट जरूर किया करें, लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें और आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाएं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। इतने कम समय में बेटर तैयारी के लिए और आपको प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने चाहिए। वैसे आप ऑफलाइन भी लगा सकते हो और आप किसी बुक से भी लगा सकते हो, लेकिन वहाँ आपको क्या है कि आप श्योर नहीं होते हो कि ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारी आपको मिस्टेक मिलती हैं, तो ऑनलाइन लगाने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यहाँ आप कमेंट भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें इसको। तो इसका हम राइट आंसर देखते हैं, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डैश को सीखना, उसकी को सीखना। यानी हम किसी भाषा का सीखने का क्या अर्थ होता है, अवधारणाओं, विषय वस्तु, उपयोगी, अवधारणाओं, शब्दावली, शब्दावली और विषय। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3, अवधारणाओं और शब्दावली। यानी हम किसी भाषा की अवधारणाओं को सीख जाते हैं और शब्दावली को सीख जाते हैं, तो हम उस भाषा को पूर्णतया सीख जाते हैं। और तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ और कंटेंट पर भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल पर बने रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।